Good morning, students of BSc Part 2nd and Part 3rd। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आज आपसे फ़िज़िक्स ना पढ़ाकर आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिस पर मुझे अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं। कई बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, कुछ बच्चे फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं कि मैम BSc के बाद करियर ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए, जिससे कि आप सभी को इसका लाभ मिले। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपको आपकी जो टारगेट है वो डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि टारगेट जो है वो आपको डिसाइड करने का यही आपका गोल्डन टाइम है। BSc सेकेंड ईयर में ही यदि आप अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, आप उस टारगेट पर सीधे सीधे चलेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज का टॉपिक है कैरियर ऑप्शंस आफ्टर BSc के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जिसको मैंने कैटेगराइज़ किया है, 3 कैटेगरी के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला है आपका टीचिंग, यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। दूसरा है आप यदि आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं। और तीसरा है आप BSc करने के बाद सीधे ही जॉब करना चाहते हैं। तो एक एक को मैं अभी शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। इसके बाद यदि आपको कोई एक ऐसी चीज़ आपके लिए आपको उपयुक्त लगती है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल दें, जिससे कि मैं उस पर आपको डिटेल लेक्चर भी दे सकूं, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुंचा सकूं। जिसमें सबसे पहला है आपका टीचिंग लिया है मैंने। टीचिंग का अर्थ यहाँ पर मैंने लिया है कि आपको फर्दर स्टडी करनी है। BSc के बाद अभी और आगे स्टडी करनी है यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहले है कि यदि क्या आप MSc करना चाहते हैं या B.Ed करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं या MCA करना चाहते हैं। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन मैंने लिया है MSc, कि यदि आप मास्टर्स इन साइंस करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। यदि आप डबल डिग्री करना चाह रहे हैं, MSc प्लस PhD करना चाह रहे हैं, MBA करना चाह रहे हैं, या PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस MCA करना चाह रहे हैं, या आप B.Ed करना चाह रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अब है यदि आप MSc या MSc प्लस PhD जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स या डुअल कोर्स भी कहते हैं वो करना चाहते हैं, तो आप कहाँ कहाँ से ये कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है IIT JAM, यहाँ से भी आप यहाँ का एंट्रेंस टेस्ट, अच्छा जितने भी MSc जहाँ से भी आप करना चाहते हैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों हर बच्चे का सपना होता है IIT। तो जब आप साइंस मैथ्स लेते हैं तो एक IIT सपना लेकर ही लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाए हैं तो अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप IIT में पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है IITs का। 16 IIT हमारे इंडिया के अंदर हैं, और IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे हम JAM भी कहते हैं। जॉइंट एडमिशन टेस्ट जो होता है इनका, उसकी सहायता से आप IIT से MSc भी कर सकते हैं, वहीं पर आप MSc प्लस PhD डुअल डिग्री कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। रिसर्च के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप यदि आप MSc करते हैं तो नो डाउट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, आपको रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी, वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो नो डाउट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपके पास। इसी तरह से आपके पास जेस्ट है, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है। यहाँ से इसको देकर भी आप MSc अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। ऐसे इसी तरह से नेस्ट भी दे सकते हैं, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है। इन सब की सहायता से भी आप MSc बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका DU से आप कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ उसका अपना एक अलग टेस्ट है, DU वालों का अपना टेस्ट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आपके पास दोनों तरह के कोर्सेज़ हैं, केवल MSc भी कर सकते हो वहाँ से, और डुअल डिग्री भी कर सकते हो वहाँ से। और साथ ही कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं,
हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ से भी आप एमएससी कर सकते हैं। साथ ही फिर उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बहुत सारे, या प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे आप एमएससी को कर सकते हैं। ये तो हुआ आपके पास यदि आपको टीचिंग में जाना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इसमें एमएससी ना कर आप एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से करने के बाद इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईआईएम से आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिससे आपको एग्ज़ाम देना होगा, कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वहाँ से भी आप कैट का जो स्कोर है उस स्कोर के अनुसार आपको एग्ज़ाम कॉलेजेस मिलेंगे। आईआईएम नो डाउट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। यहाँ का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ के जो फ़ीस है, फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ की फ़ीस ज़्यादा होने के कारण यहाँ बच्चे कई बार एडमिशन लेने से चूक जाते हैं, क्योंकि फ़ीस जो है वो लगभग 20 से 25 लाख रुपया इसकी फ़ीस है। अब 20 से 25 लाख रुपए फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, लेकिन ऑप्शंस हैं आपके पास। यदि आप आईआईएम से कैट का स्कोर, एक अच्छा स्कोर ले लेते हैं, तो बहुत सारे बैंक जो हैं वो लाइन में खड़े हैं आपको लोन देने के लिए। खुद आईआईएम भी जो है स्कॉलरशिप भी देता है, लेकिन वो स्कॉलरशिप केवल 2 तरह के बच्चों की स्कॉलरशिप होती है। एक तो जो पुअर कैटेगरी के हैं, दूसरा जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, केवल उन्हीं के लिए उसने फ़ीस रखी हुई है। और यहाँ पर जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स रखे गए हैं। तो 20 आईआईएम है हमारे पास। यदि आपका स्कोर कम रहता है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इसमें भी एडमिशन मिल सकता है। आईआईएम के बाद बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके यहाँ एमबीए कोर्स चलता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप एमसीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ये लाइन भी आज के समय में बहुत अच्छी लाइन है, इसको भी आप क्रैक कर सकते हैं। और यदि नहीं करना चाहें तो सीधे आप बीएड कर सकते हैं। बीएड का भी आपको, जैसा आप सब जानते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। 2 साल का कोर्स होता है, और इससे आप 2nd ग्रेड टीचर या 3rd ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो रहा आपका कि यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं। साथ ही यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप यदि आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट जो है, जैसे सभी जानते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस नेट को क्वालिफाई करके ही आप कॉलेज में लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। इसी तरह से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, सेट होता है, ये हर स्टेट अपना कराती है। तो कॉलेज में लेक्चररशिप के लिए आपका नेट या सेट होना आवश्यक है। तो इन दोनों टेस्ट को क्लियर करके आप कॉलेज लेक्चररशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो रहा आपका कि यदि आपको टीचिंग की लाइन में जाना है। एमबीए करने के बाद भी आप टीचिंग की लाइन में भी जा सकते हैं। साथ में आप इंडस्ट्री में तो जॉब कर ही सकते हैं, लेकिन आप टीचिंग की लाइन में भी जा सकते हैं। ऐसे एमसीए करने के बाद भी आप टीचिंग की लाइन में भी आपके पास जाने के रास्ते खुल जाते हैं। तो ये तो रहा आपका कि यदि आपको टीचिंग की लाइन में जाना है, यदि आपने अपना टारगेट बना रखा है कि मुझे टीचिंग की लाइन में जाना है, तो इन सब ऑप्शंस के बाद आप अच्छे से तैयारी करें। 2nd ईयर से ही आप अपना टारगेट बना लें। जैसे आईआईटी जैम में के लिए क्या करना है, इस पर मैं कहोगे तो एक अलग से पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए तैयार कर दूंगी, जिसमें आपको बता देंगे कि आईआईटी जैम में क्या क्या चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने सब्जेक्ट में ये होता है, और क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। इन सब के बारे में हम अलग से भी एक लेक्चर बना सकते हैं। उसके बाद है आपका दूसरी लाइन है, वो है आपके पास कि आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं। अब यदि आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कुछ ऐसे रिसर्च की फील्ड हैं जहां आप बीएससी के बाद, अच्छा ये सभी फील्ड्स में आपका एंट्रेंस है, सब जगह एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। जैसे भेल है, BHEL भेल में रिसर्च की अलग से डिपार्टमेंट हैं, DRDO
डिफेंस का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी आप अलग से डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इसरो में जा सकते हैं, ONGC में जा सकते हैं। तो यहाँ पर सब रिसर्च असिस्टेंट्स की पोस्ट होती हैं, तो यहाँ पर इसके लिए भी आप फाइट कर सकते हैं। सिलेबस आपका वही ग्रेजुएशन का सिलेबस है। ग्रेजुएशन का सिलेबस आपने अच्छे से तैयार करना है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो आप आज ही से यदि डिसाइड कर लेते हैं तो आप उसी तरफ अपने टारगेट की तरफ अपना अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप MSc करने के बाद DRDO के अंदर साइंटिस्ट बी की पोस्ट होती है, उस पोस्ट के लिए भी फाइट कर सकते हैं। साथ ही आप JRF या SRF जूनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलो, ये भी MSc के बाद ही आप नेट या स्लेट देने के बाद कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और DRDO के अंदर या इसरो के अंदर बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको दिया जाता है, और आप रिसर्च के साथ साथ यहाँ पर आप PhD के साथ साथ आप एक तरह की जॉब भी रहती है आपके पास। तीसरा जो है वो है आपका रिसर्च की फील्ड के अलावा आपके पास जो तीसरी फील्ड है बच्चों, वो है गवर्नमेंट जॉब। आप सीधे ही एंट्रेंस टेस्ट देकर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका ये जे माने इसको, गवर्नमेंट जॉब है ये, जिसमें सबसे पहला जो लाइन मैंने चूज़ करी है वो है आपकी बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में आप RBI, SBI या IBPS, RBI है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अपना एग्ज़ाम अलग से लेता है। ऐसे ही SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपना अलग से एग्ज़ाम लेता है। ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी PO की पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम लेते हैं और क्लर्क के लिए भी लेते हैं। इसी तरह से IBPS जो है ये एक प्रकार का ग्रुप है बैंकिंग का, अदर बैंक्स का एक ग्रुप है जो कॉमन एग्ज़ाम लेता है और अपने अपने बैंक में रिक्रूटमेंट देता है। तो यहाँ से आप PO के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर भी बन सकते हैं और क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी गर्ल्स के लिए हो या बॉयज़ के लिए हो, सभी के लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जो है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB। इसके द्वारा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको जॉब मिलती है, जिसमें क्लरिकल है, अकाउंट सेक्शन है, ट्रेन क्लर्क है, टिकट क्लर्क है, गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, टाइम कीपर है। बहुत सारी तरह की रिक्रूटमेंट है जो रेलवे देता है। तो रेलवे जॉब के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का RRB के थ्रू भी आप जॉब को ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्म्ड फोर्सेस, इनमें नॉन टेक्निकल स्टाफ जो होता है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसे प्रेस्टिजियस जो जॉब सेक्टर है वो है आपका सिविल सर्विसेज, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन ही रिक्रूटमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें UPSC आ गया, यानी IAS, IPS, IFS, IRS। ये सभी एक ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनको क्रैक करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन फिर मैं आपसे वही बात कहूँगी, यदि आप एक अच्छे आपने टारगेट डिसाइड कर लिया है और आप आज ही से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो आपको पता रहेगा कि मुझे मेरा ये टारगेट है, मुझे इस टारगेट पर चलना है। तो आप उसी से संबंधित अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या अपनी खुद के नोट्स बनाकर सेल्फ स्टडी से भी मैंने देखा है बहुत सारे जो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी से भी इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं अपने टारगेट को लेकर। जितने आप सिंसियर होंगे टारगेट को लेकर, उतना ही अच्छे से आप सेलेक्ट हो पाएंगे। इसी तरह से स्टेट भी अपने एग्ज़ाम, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अपने स्टेट भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जैसे राजस्थान के अंदर RAS का एग्ज़ाम है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरह के कैटेगरीज़ हैं। साथ ही SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC भी जॉब के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कई तरह के एग्ज़ाम ये करवाता है जिससे कि आप जॉब ले सकते हैं। तो यदि आप सीधे ही जॉब लेना चाहते हैं, आप मास्टर्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन सेक्टर्स के लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। यदि आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको MSc करनी होगी। इसी तरह से यदि आप टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हैं तब भी आपको MSc करनी होगी। तो ये तो थी आपकी डिफरेंट लाइंस
जिन लाइंस के अनुसार आप अपने को एक अच्छा वेल सेटल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज का पर मैं आज इतनी ही बात कह पाऊँगी आपसे। अब यदि आप मैसेज बॉक्स के अंदर मुझे डाल सकते हैं, यदि आप इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं, जैसे जैम के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में और आपको डिटेल में बता पाऊँगी। फिर कभी किसी और लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।